देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सिरसा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जहां लोगों की समस्याओं का निदान किया गया तो सीएम एक्शन मोड में नजर आई। सीएम ने लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया तो एक डीएफओ को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार तत्पर है। तभी तो प्रशासनिक स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है कि हर व्यक्ति सीधा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर सके और उनके सामने अपनी समस्याएं रख सके। जहां अधिकारियों को लोगों की समस्या के लिए जनता दरबार लगाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं समय समय पर तमाम कैबिनेट के मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के बीच पहुंचते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा पहुंचे, जहां से जनसंवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार काम कर रही है। कवर कर लिया हमने। इससे पहले भी मैं रोहतक में, करनाल में 2 पहले कर चुका हूं, आज ये तीसरा है और लगातार इस प्रकार के, चूंकि कोविड के दिनों में मेरा जाना आना बहुत कम हुआ, स्वाभाविक भी था, जिसके कारण से हम जनता को बुला भी नहीं सकते थे। और वो सारे काम जैसे जिलानुसार पहले भी मैंने लगभग 11 जिलों में सभाएं की थी, अब वो बाकी जगह पर सभाएं और साथ साथ जन सुनवाई, ये दोनों कार्यक्रम साथ साथ चला। हमने इसके कई प्रावधान किए हैं, जैसे सीएम विंडो उसमें से एक है। बहुत लोग अपनी समस्याओं को सीएम विंडो में डालते हैं। अब ऐसा तो नहीं कह सकता कि 100% लोग संतुष्ट होते हैं, बहुत से लोग संतुष्ट होते हैं, फिर भी अगर 10-20% उसमें रह जाते हैं, हम ध्यान करते हैं, उसके बाद भी उनकी समस्या को, जो उनकी जेन्युइन समस्या है, उसको हल करने की कोशिश की जाती है। कई बार कोई शिकायत करने वाला, उसकी शिकायत ऐसी होती है कि जो शायद उसके हक में नहीं जाती है और उसके दूसरे किसी व्यक्ति के हक में जाती है, उसका संभव ही नहीं होता है। दूसरा, हमने जगह जगह अपने डिप्टी कमिश्नर को, अपने स्टाफ को, सबको कहा हुआ है कि वो भी जन सुनवाई सप्ताह में 1 दिन करें। हमारे डीसी, हमारे एसपी, वो भी अपने अपने ऑफिस में सुबह कितने 11 बजे 11 से 1 2 घंटे प्रतिदिन वो बैठते हैं, ताकि उनको भी चीजें पहुंचाई जा सकें। और जहां कहीं डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रिडक्शन का सिस्टम बनाया हुआ, प्राय सब डिपार्टमेंट ने बना लिया है कि उनकी ग्रीवेंसेस को उसमें डालना चाहिए। जहां तक डिमांड्स की बात है, आज भी लगभग 40-45 एप्लीकेशन का डिमांड के उनके मांग पत्र थे, वो भी हमने लिए हैं। हमने उनको बताया कि अब उसमें भी शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक अपनी डिमांड सीधी पोर्टल पर डाल सकता है। जहाँ तक गांव का प्रश्न है, उसमें ग्राम दर्शन, और जो शहरी है उसमें नगर दर्शन। ये पोर्टल ऐसे हैं, अपने गांव का, उसी गांव का जो निवासी है केवल वही डाल सकता है, कोई भी नहीं डालेगा। उस गांव का निवासी है, उसमें अपने गांव की सड़क है, गली है, नाली है, पानी है, विद्यालय है, कोई अस्पताल है, कुछ और जो भी उनकी आवश्यकता है उसमें डालेंगे। डिपार्टमेंट को बताया गया कि ये सब प्रायोरिटी के अनुसार, हमारी कोई प्रायोरिटी जैसे बनती है, जहाँ कहीं बहुत आवश्यकता है उनको सबसे पहले करें और बाद में बजट के अनुसार बाकी चीजों को भी साथ साथ करें। इसलिए बहुत विषय ऑनलाइन हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके कारण से किसी की बात न सुनी जाती हो। फिर भी हमारे बाकी मंत्री भी आते हैं, यहाँ मासिक ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग भी होती है, हमारे दिशा की मीटिंग भी होती है, मेंबर पार्लियामेंट हमारी स्वयं जाकर के अध्यक्षता करती है उसकी। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिसमें व्यक्ति को अपनी ग्रीवेंस सुनाने के लिए। वहीं सिरसा में आयोजित किए गए जनसंवाद कार्यक्रम में 200 समस्याओं को सिलेक्ट किया गया था, जिनमें से 127 लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। साथ ही 100 लोगों ने मौके पर ही अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। कुल मिलाकर लगभग 300 शिकायतों में से 227 शिकायतों का निपटारा किया गया। मित्रों, आज जन सुनवाई का जो कार्यक्रम सिरसा में आयोजन किया गया इसका, और बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस पहले से ही हमने मंगवा ली थी, जिनका स्क्रूटनी की गई, और उसमें से काफ़ी जो काम है वो पहले से ही जो ग्रीवेंस करने वाले ऐसे लोग थे, सुनवाई वाले, उनको बता दिया गया था कि ये सारे काम आपके हो गए हैं। एप्लीकेशन में से 200 एप्लीकेशंस सिलेक्ट की गई थी, जो लिस्ट की गई थी, जिसमें से आज 127 लोग प्रत्यक्ष आए हैं। बाकी लोगों का ऐसा मान करके चलते हैं कि उनकी ग्रीवेंस को पहले ही
एड्रेस कर दिया गया, इस कारण से वो नहीं आए। और बाद में जो ऑन द स्पॉट बाद में जो लगाए हैं, जिनकी लिस्टिंग पहले नहीं की गई थी, ऐसे भी 102 लोग इस प्रकार के भी आए हैं। इनमें भी सब लोगों की जो सुनवाई है वो की गई है। ऐसे कुल मिलाकर 300 में से और 227 लोगों की आज जो है सुनवाई हुई और उन सब का जो विभाग के अनुसार जानकारियां थी सबको दे दी गई। पुलिस विभाग की थी वो एसपी महोदय को दी गई है। रोहतक की तरह सिरसा में भी मुख्यमंत्री की दरिया दिली सामने आई और एक महिला की 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। एक महिला उपस्थित हुई थी जिन्होंने कहा कि मेरे पास जमीन 9 एकड़ है, मेरी ओल्ड एज पेंशन बना दी जाए। तो हमने उनको समझाया कि हमारे यहाँ 5 एकड़ का एक नियम है कि 5 एकड़ से ज्यादा अगर किसी की जमीन होती है तो उसको ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलती है। और उन्होंने बताया कि मेरी 3 बेटियां हैं, लड़कियां हैं, मेरी आवश्यकता ज्यादा है। तो हमने तुरंत 1 लाख रुपया डीक्यू में से जो डिस्कशनरी कोटा है मेरे पास उसमें से उनको तुरंत दिया है। लेकिन नियम जो है ओल्ड एज पेंशन के उनको जरूर ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम में एक्शन मोड में भी नजर आए, जहां देर से आने पर वन विभाग के अधिकारी को सीएम ने 1 महीने की छुट्टी पर भेजा, तो वहीं गिरदावरी को लेकर लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सस्पेंड कर दिया। पटवारी की शिकायत मिली थी, महेंद्र पटवारी, उस महेंद्र पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उस प्रकार का जैसा व्यवहार उस पटवारी का ध्यान में आया है वो कोई उचित नहीं था, इसलिए उसको सस्पेंड किया है। एक डीएफओ है रघुवीर सिंह, कटाई के फॉरेस्ट की कटाई के पेड़, उन्होंने भी जिस लापरवाही से यहाँ विषय को गंभीरता से न लेते हुए लापरवाही दिखाई, उनको भी 1 महीने की कंपलसरी लीव इसके ऊपर भेज दिया गया ताकि ये भी एक सबक ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। वहीं नशे के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है। लगातार सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर व्यायाम शालाएं भी खोली जा रही हैं। नशे को लेकर के यहाँ एक बड़ी शिकायतें लोगों ने की है, जानकारी इसकी मुझे पहले भी है। उसमें हमने कई प्रकार के जो प्रयोजन हैं उनको किया है। लड़कों को, नौजवानों को स्पोर्ट्स में और एक्सरसाइज में कैसे उनको आगे प्रेरित किया जाए, बढ़ाया जाए, इसके लिए जो हमारे ग्राम व्यायामशालाएं हैं, इस समय 81 ग्रामशालाएं, इसकी योजना जो बनी है काफी उसमें तैयार हो गई है, कुछ उसमें इन प्रोसेस है, कुछ का एस्टिमेट बन रहा है, तो 81 पहले से है। फिर भी मैंने आह्वान किया कि और भी किसी गांव में इस प्रकार की आवश्यकता 2 एकड़ अथवा 4 एकड़ में जो पंचायत की भूमि पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक रिहेबिलिटेशन सेंटर का विषय है, अभी सिरसा में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर 50 बेड का बड़ा एक सेंटर और उसको मंजूरी मिल गई है, वो बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा। और भी जहाँ की आवश्यकता होगी सरकारी भी हम खोलेंगे, प्राइवेट संस्थाओं ने भी रिहेब सेंटर ऐसे बनाए हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स, और उसका भी एक उपयोग हमें इस नशे की और युवक हमारा न बढ़े इस नाते से उसका उपयोग हम करेंगे। और हमारे जो नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके ऊपर नजर रखे हुए है ताकि जो सप्लाई साइड है उसको भी कैसे रोक सकें। डिमांड को तो लोगों को प्रेरित करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, समाज में एक जागृति पैदा करनी पड़ती है तो डिमांड साइड कम हो, लेकिन सप्लाई साइड में उनको दंडित भी करना पड़ता है कि वो इस प्रकार के नशीले पदार्थों की सप्लाई इसको बंद करें, इसकी बिक्री बंद करें। साथ ही हरियाणा में सड़कों के जाल और बदहाल सड़कों को चकाचक करने के लिए सरकार की तरफ से योजना तैयार की गई है। इसके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। सड़कों के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि वर्षा के समय तो तुरंत ठीक नहीं हो सकती है, तो इस वर्षा काल के बाद हमने सभी विभागों की योजना बना दी है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, अर्बन लोकल बॉडीज है, मार्केटिंग बोर्ड है, एचएसवीपी है, एचआईडीसी है, ऐसे 6 डिपार्टमेंट हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की सड़कों की और वो बनाते भी हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं। ऐसे सभी विभागों की योजना बना करके हमने उसको आगे बढ़ा दिया है। बहुत से विभागों ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। 650 किलोमीटर सड़कें मार्केटिंग बोर्ड, और उसमें भी क्वालिटी बदल दी है। पहले क्वालिटी थोड़ा पीडब्ल्यूडी और मार्केटिंग बोर्ड के अलग अलग रहती थी, अब
मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं वो भी पीडब्ल्यूडी के लेवल पर ही बनेंगी। उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन वो पैरामीटर उसके वही बनेंगे। यूएलबीज की भी जितनी सड़कें हैं उनको उनका बजट जो उनके पास है उसमें से प्रायोरिटी पर वो सब करेंगे। पीडब्ल्यूडी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। हर एक विधानसभा में 25-25 करोड़ रुपए का अप टू 25 करोड़ जितने काम वहाँ आवश्यक हैं वो सब हमने पूछ लिए हैं और सब पर काम चालू हो गया। पंचायत चुनाव में हो रही देरी के लिए क्या कुछ पेच फंसे हैं, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तस्वीर साफ की। पंचायत चुनाव की प्रोसेस अपने को पता है कि उसमें आरक्षण का एक विषय, बैकवर्ड क्लास का जो एक हमने आरक्षण किया था और महिलाओं का जो 50% प्रतिनिधित्व दिया था, पहले तो हाई कोर्ट में कुछ निर्णय होना शेष था, वो हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय के कारण से उन्होंने कहा कि यानी ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से चुनाव कराया जाए। पहला उसमें था कि एक कमीशन बनाया जाना चाहिए, हमने कमीशन बना दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि हर एक इकाई जो चुनाव वाली इकाई होती है उसकी आबादी का आंकलन करना चाहिए और उसके हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। वो हमने उस कमीशन ने रिपोर्ट हमको दे दी है, रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसके बाद ऑर्डिनेंस के बारे में हमने गवर्नर साहब को निवेदन किया, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। अब वार्ड बंदी और वार्ड बंदी के बाद रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन का काम भी सारे आंकड़े इकट्ठे करके वो करना शुरू कर दिया। डीसीसी ने करना था ये, पहले तो ऊपर से निर्धारित हो गया, हमने निर्धारित दिया सीटें, फिर आरक्षण डिप्टी कमिश्नर ने करना है। क्या आ गया डिप्टी कमिश्नर के पास? अभी नहीं आया सर, ट्यूसडे को आना है। बस 2 दिन में वो आ जाएगा। इसके बाद एक 7 दिन का समय इनको पास होता है, इन्होंने आगे नोटिस देना होता है, वो नोटिस देंगे। रिजर्वेशन का फाइनल सीटें हो जाएंगी, कौन सी किसकी मिलेंगी। इतने प्रक्रिया के बाद फिर ये चुनाव आयोग के पास जाएगा और चुनाव आयोग का एक लगभग 30 दिन का 35 दिन का समय होता है जिसमें चुनाव कराते हैं। तो ये सब प्रक्रिया चूंकि पहले हमने 30 सितंबर तक कहा था, करना संभव नहीं था, इसलिए बाद में दशहरा दिवाली भी आ गया अगले महीने। तो उन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमने परमिशन मांगी कि 30 नवंबर तक हमने कोर्ट को लिख के देना था, हम कोर्ट को लिख के दे रहे हैं कि 30 नवंबर तक चुनाव करवा देंगे। वही पेंशन, परिवार पहचान पत्र जैसी चीजों के लिए जनता की दिक्कतों को दूर करने को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। इस बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। पेंशन की और परिवार पहचान पत्र की, राशन कार्ड की, ये सब संयोग से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमा शंकर जी यहाँ साथ ही आए हुए हैं और इनका सिरसा के लोगों से वैसे भी बहुत घनिष्ठ परिचय संबंध भी है, क्योंकि पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर इस नाते से रहे हैं और अभी जो क्रिड का जो डिपार्टमेंट है, खास करके परिवार पहचान पत्र जिसके आधार पर ये सब सेवाएं दी जा रही हैं, सब योजनाएं बनाई गई हैं, वो सब भी आप देख रहे हैं। तो उनको भी सबको बता दिया गया है कि इसमें जो त्रुटियां हैं उसको ठीक कर दिया गया है और जो उनके डाटा था जिसमें उन्होंने डिक्लेयर कुछ लोगों ने गलत किया था, कुछ लोगों का कंप्यूटराइजेशन में जो गलती हुई थी सबको ठीक करके और उनको उसका सबका लाभ तुरंत मिल जाएगा। कुछ ग्रुप्स भी आए थे, किसानों के ग्रुप थे, कुछ और गांव के ग्रुप आए थे, तो उसमें भी 10-11 के आसपास ग्रुप थे, उनकी भी सबकी बात सुनी गई है और जो ये काम है उनकी डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को सहानुभूति पर विचार करके और उसका सबका हल निकाला जाएगा। आम जन की समस्याओं और विकास के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का ये लक्ष्य है कि आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, साथ ही हर व्यक्ति सीधे अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क कर सके, अपनी समस्याओं को रख सके। ऐसे में जिस तरह का ढांचा प्रशासनिक स्तर से लेकर सरकारी स्तर तक बनाया गया है वो वाकई सराहनीय है। कनाडा की राजधानी ओटावा में संसद भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को कनाडा की संसद के पुस्तकालय में सुशोभित किया गया। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश संसद भवन में भी चलाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति ही यहाँ की पहचान है और समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होता रहा है।
इन्हीं में से एक है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। हरियाणा की कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर हाल ही में गीता महोत्सव का आयोजन हुआ। अब भारत की संस्कृति और धर्म की पहचान केवल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कनाडा की राजधानी ओटावा में संसद भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को कनाडा की संसद के पुस्तकालय में सुशोभित किया गया। संसद पुस्तकालय की प्रमुख सुश्री सोनिया ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद और भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य से संसद पुस्तकालय के लिए गीता प्राप्त की। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश संसद भवन में चलवाया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कनाडा के लोगों ने गीता के प्रति जो आस्था और श्रद्धा उत्साह दिखाया है उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं कनाडा वासियों का साधुवाद देता हूं। आप जानते हैं कि गीता एक ऐसा अलौकिक प्रकाश पुंज है जो काल, देश और सीमाओं से परे है। यह सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है और चिरस्थायी ज्ञान है। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भले ही भारत भूमि पर दिया है, लेकिन ये पूरे संसार के लिए है। हम चाहते हैं कि ये ज्ञान विश्व के हर कोने में, हर पीढ़ी तक निरंतर प्रवाहित होता रहे। गीता की शुरुआत धर्म से होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतोत्सवा। यहाँ धर्म शब्द किसी संप्रदाय या रिलीजन का वाचक नहीं है, अपितु यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य, न्यायपूर्ण कर्म, नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवस्था से है। गीता का उपसंहार वाक्य ही धर्म शब्द ही पूरा होता है। यतो धर्म सतो जया। इस कथन का यह तात्पर्य है कि जब व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपना कर्म करता रहेगा तो उसे अवश्य ही जय अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूरी गीता को ध्यान से पढ़ा जाए तो शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण गीता का यही सार निकलता है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाना चाहिए, न्यायपूर्ण कर्म करना चाहिए और सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण से ही मनुष्य हर स्थिति में सफलता या जय प्राप्त कर लेता है। इसलिए गीता में कदम कदम पर कर्तव्य के पालन और कर्म करने पर जोर दिया गया है। तभी तो विद्वानों ने गीता को कर्म योग का शास्त्र भी कहा है। सबसे बड़ा और छोटे से छोटा प्राणी सभी उस परम शक्ति का अंश है। फिर एक जीव दूसरे जीव को, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्यों सताए? गीता का यह संदेश यदि विश्व के सारे लोग समझ लें तो फिर सारे झगड़े ही मिट जाए, सारी समस्याएं ही खत्म हो जाए और सारा संसार एक परिवार और एक घोंसले जैसा बन जाए। विराट रूप दिखाने के बहाने गीता में सारे संसार को एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधने का एक अच्छा प्रयास देखा जा सकता है। गीता के इसी अमर संदेश के आगे सारा संसार युगों युगों से नतमस्तक है। इसलिए गीता सारे विश्व को समता और ममता का पाठ पढ़ाती है। गीता निर्बल को बलवान, असहाय को मजबूत, हारे हुए को हिम्मत और शक्ति देने वाला अमर ग्रंथ है। मेरा मानना है कि दुनिया की 21वीं सदी की सभी समस्याओं का हल श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की और लिखा, कनाडा की संसद के मुख्य पुस्तकालय में श्रीमद् भगवत गीता सुशोभित होना हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। वह दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से भारत विश्व गुरु कहलाएगा। सभी को बधाई। इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि वर्तमान समय में भगवत गीता की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति को गीता को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हर काल के लिए प्रासंगिक है और ये हजारों साल से मानव को प्रेरणा देता रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गीता का संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं भारत से आया हूं, भारत की बात कहूंगा और कौन से भारत की बात कहूंगा? कैसा भारत? हिमालय से कन्याकुमारी, जिसका एक नेचुरल सीमाएं हैं, अटक से कटक,
वो भारत जहां पर अयोध्या है, जहां से भगवान राम ने जन्म लिया और तुलसीदास जी ने रामायण रची, भगवान वाल्मीकि ने रामायण रची, रामचरितमानस का। अब देखिए, ना तो हम सतयुग में पैदा हुए, ना त्रेता युग में पैदा हुए, ना द्वापर में हुए। हमारा भाग्य कलयुग में था और हमें कई दफा बड़ी हीनता आती है कि वो लोग कैसे होंगे जिनको भगवान के साक्षात्कार दर्शन हुए। लेकिन लिखा है कि कलयुग में भगवान के साक्षात्कार दर्शन नहीं हो सकते, पर मैं कहता हूं कि हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? हमारे यहां हमारे जो गुरु हैं वो हमें भगवान के दर्शन करवाते हैं। बहन की, स्त्री की इज्जत, द्रौपदी चीरहरण की बात जब हम करें, कहां कहां उन्होंने क्या क्या नहीं किया। एक वर्णन आता है युद्ध में, जब युद्ध होता है तो भीष्म पिता के सामने अर्जुन खड़े हैं और अर्जुन जब पहला बाण चलाते हैं तो वो भीष्म पिता के चरणों को छूता है। जो मैंने अभी एक श्लोक बोला, चरणों को छूता है और भीष्म पिता के मुख से निकलता है विजयी भव। तो दुर्योधन को ईर्ष्या होती है। वो कहते हैं कि तात, आप तो हमारी ओर से लड़ रहे हैं और शत्रु को विजयी भव का आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भीष्म पिता में क्या कहते हैं कि पुत्र, तुम भी आपके बड़े भाई जो युधिष्ठिर हैं उनको अगर चरणों में प्रणाम करोगे तो वो भी आपको विजयी भव का आशीर्वाद देंगे। लेकिन कहां, उसको कहां भाग्य में था ये। कार्यक्रम में नेपियन ओटावा के सांसद चंद्र आर्य, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, सुभाष बराला, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना जनसंपर्क व भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, नेपाल के राजदूत, बांग्लादेश और श्रीलंका के उच्चायुक्त, केडीबी के सचिव मदन मोहन छाबड़ा, केबीडी के सीईओ चंद्रकांत कटारिया और केडीबी के सदस्य उपेंद्र सिंगल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंच से अपनी बातें रखी। समारोह में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का संदेश भी पढ़ा गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर पार्लियामेंट हिल में सभी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन कनाडाई लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें अपनी विविधता का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा, भगवत गीता में निहित शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश सार्वभौमिक है। उन्होंने इस विशेष दिन का हिस्सा बनने के लिए वहां उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में चिन्मय मिशन के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीता श्लोक पाठ किया गया। वहीं शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया। अब देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई सेवा डायल 112 का धरातल पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। दरअसल पानीपत में डायल 112 की टीम अपनी सावधानी से न सिर्फ एक बच्ची की जिंदगी बचाई, बल्कि ऐसी मिसाल पेश की जो पूरे प्रशासनिक अमले को प्रेरणा देती है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में जब भी कोई अपराधी अपराध की फिराक में होता है तो हर समय उसके जहन में डायल 112 का डर बना रहता है। राज्य में डायल 112 इस कदर सतर्क है कि डायल 112 के सायरन की महज आवाज सुनकर अपराधी थर थर कांपने लगते हैं। चील की नजर और चीते की रफ्तार से प्रदेश भर के अपराध पर लगाम लगाने में डायल 112 का कोई सानी नहीं है। अपनी इसी ही सतर्कता को कायम रखते हुए पानीपत में डायल 112 ने देश भर के पुलिसकर्मियों के लिए मिसाल पेश की है। हरियाणा की डायल 112 की तारीफों के कसीदे तो आपने कई बार सुने होंगे। अपनी सतर्कता और चौकसी के लिए देश भर में मशहूर डायल 112 ने पानीपत में ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सुनकर आप भी हरियाणा की डायल 112 की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। मामला पानीपत के जीटी रोड फ्लाईओवर का है, जहां देर रात गश्त के दौरान डायल 112 की टीम ने अपनी सतर्कता से एक नाबालिग बच्ची की जिंदगी बचा ली।
दरअसल डायल 112 की टीम हर रोज की तरह नाइट पेट्रोलिंग पे थी। तभी जीटी रोड फ्लाईओवर के नीचे पुलिस ने एक युवक और नाबालिग लड़की को देखा। मामले की जांच के लिए पेट्रोलिंग टीम वहीं रुक गई और जब तक पुलिस उन लोगों तक पहुंचती, आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। जब डायल 112 की टीम बच्ची के पास पहुंची तो बच्ची ने पुलिस को पूरी आपबीती बताई और अपनी आबरू बचाने के लिए टीम का धन्यवाद किया। घटना की जानकारी देते हुए 112 के इंचार्ज सत्यनारायण ने बताया कि जब बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची ने उन्हें बताया कि आरोपी युवक उसे बहला फुसला कर लाया था। ऐसे में जब डायल 112 की टीम वहां से गुजर रही थी तो बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर सतर्क टीम ने उसको रुक किया और बच्ची की असमत लुटने से बचा लिया। एगो सूचना नहीं मिली, हम जो गश्त कर रहे थे रात्रि के दौरान, हम संजय चौक की तरफ जा रहे थे, बैंकों को चेक कर रहे थे, एटीएमओ को। हमने जो अपना पुल के नीचे एक लड़की 13 साल की लड़की, इसके साथ एक लड़का था, हमने सोची संदिग्ध है। हम वापस वहाँ से मोड़ के आए, लाइट बंद करके, ऊपर की लाइट बंद करके आए और जब हमने गाड़ी रोकने से पहले ये लड़का जो है गली कूद के भाग गया। गाड़ी देखी उसको, तो हमने लड़की से पूछताछ करी, पूरी गहनता से जांच करी तो लड़की ने बताया मेरे को जो बेला फुसला के ले आया है, अगर तेरे को पैसे दूंगा तू मेरे साथ चल। इससे पूरी जो है गहनता से पूछताछ करी तो इसने बताया मेरा नाम फलाना है और हम इसको जो है इसके माँ बाप के घर छोड़ देंगे। डायल 112 की टीम ने नाबालिग बच्ची से उसके घर का पता पूछा और बड़ी ही जिम्मेदारी से उसे सकुशल उसके घर पहुंचाया, क्योंकि देर रात सुनसान जगह पर नाबालिग बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन डायल 112 की टीम ने अपनी चौकसी से बच्ची की असमत के साथ उसकी जान भी बचाई। छोटी बच्ची है, इसके साथ गलत काम भी हो सकता था, रेप भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। इनके परिवार के भी है, देखो पुलिस ड्यूटी कर रही है, पुलिस की बनती है भाई ड्यूटी पूरी ईमानदारी से और सख्ती से मिलना चाहिए जी। किस तरह से मांगते हैं आप? सहयोग ये भाई जैसे लड़की है भाई हमारा साथ देना चाहिए, अगर इनको जो है समझाएं, इनको अच्छी तरह से पूरी जानकारी दें ताकि बच्चे जो है गलत उसमें सोसाइटी में ना जाएं। कुछ भी को जुलाई 2021 में जब सीएम मनोहर लाल ने डायल 112 की शुरुआत की थी तो मकसद ये था कि प्रदेश के नागरिकों को 24 घंटे पुलिस सहायता से सशक्त बनाया जा सके। ऐसे में पानीपत में डायल 112 की टीम ने साबित कर दिया कि राज्य में उनकी मौजूदगी से पूरी तरह से अपराध पर लगाम लगेगा, साथ ही अपराध के पनपने पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।